हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक बेस्ड। और जिसमें हम मेनली जो डिस्कस कर चुके हैं वो आपके 7 चैप्टर्स हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 8 ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, और चैप्टर 7 आप बोल सकते हो हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से है, अपडेटेड सिलेबस के बेस पे। और यदि हम बात करें यहाँ से, हमने यूनिट नंबर 8 है जो वो स्टार्ट हम कर चुके हैं, और इसका आज फर्स्ट चैप्टर रहेगा यूनिट नंबर 8 का। और चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम फर्स्ट 15 क्वेश्चंस 1 to 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। और साथ में इसी पार्ट में आपको इस चैप्टर का कुछ बेसिक जरूर बताया जाएगा, जिससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी, जिस बेस पे आप इस चैप्टर के क्वेश्चन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैक्सिमम तो इस चैप्टर को आपने पढ़ा भी है, इसमें आपने देखा है कि ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू जरूर देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस है वो शुरू कर देंगे। तो ओवरव्यू में इस चैप्टर का आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट मैप क्लियर रहना चाहिए कि क्या क्या इस चैप्टर में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो हेल्थ से रिलेटेड इस चैप्टर में आपकी एक डेफिनेशन मिलती है जो WHO द्वारा दी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें क्या बताया हुआ है कि एक हेल्दी पर्सन जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली एंड मेंटली ही हेल्दी हो, उसी को हम क्या बोलें कि वो पर्सन हेल्दी है। इसके अलावा वो सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, सोशल एस्पेक्ट में भी क्या मिलना चाहिए, वो हेल्दी, या मतलब उसका जो बिहेवियरल है, लोगों के साथ जो मिलना है, उठना बैठने का तरीका है, वो भी उसका नॉर्मल होना चाहिए। उसी बेस पे WHO मानता है कि एक पर्सन हमारा हेल्थी रहता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज के क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल, या फिर इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है, जो पर्सन टू पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मतलब जा सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी इस चैप्टर में पढ़ने को मिलती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कशन मिलता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम इम्यूनिटी या इम्यूनाइजेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। इम्यूनिटी और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम हो वो कैसे काम करता है, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का भी डिस्कशन रहता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसके अलावा इसमें हमारे दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स रहते हैं, CAMI सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड HMI ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया है वो लेके चलना पड़ेगा। इसके अलावा इस चैप्टर में हमारे पास शुरुआत में कुछ डिजीज भी आती हैं, जैसे टाइफाइड। टाइफाइड किससे फैलती है, क्या टेस्ट है उसका, क्या क्या सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज आती हैं जैसे कॉमन कोल्ड, मलेरिया एंड अमीबोइसिस, अमीबोइसिस। इसके अलावा रिंगवॉर्म्स की डिजीज है। इसके अलावा एस्कैरिसिस, और एस्कैरिसिस में हम पढ़ते हैं एलिफेंटासिस, एलिफेंटासिस। और इसके अलावा भाई जो आप CBSE में एक्स्ट्रा पढ़ोगे सप्लीमेंट्री सिलेबस में, वहाँ पे आपको चिकनगुनिया चिकनगुनिया एंड डेंगू डिजीज है, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ डिजीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। खासकर इनके तो आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म किन ऑर्गेनिज्म से फैलती है, इनके पैथोजेंस क्या हैं, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। कहने का मतलब इनके वेक्टर आपको पता होना चाहिए, कौन से ऑर्गेनिज्म तो इन बीमारियों को फैलाते हैं, और पैथोजेंस इन बीमारियों के कौन है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन डिजीज का कारण बनते हैं, और ये क्या है, वेक्टर्स इनको फैलाते हैं। इसके अलावा किन किन मीडियम से ये डिजीज फैलती हैं, ये आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए, और इनके बेस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में लास्ट में ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस टाइप में डिस्कशन किया हुआ है कि ड्रग्स है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है हमारी एडोलसेंट्स को। एडोलसेंट्स जो स्टेज है, किशोरावस्था, जिसको हम टीनेज स्टेज भी बोलते हैं, टीनेज लगभग प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है और प्यूबर्टी के एंड तक, उस स्टेज को हम बोलते हैं एडोल।
और इसी स्टेज में जो ड्रग्स का काफ़ी कुछ एक प्रकार का हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में काफ़ी चलन रहता है, तो उससे बचाव के लिए यहाँ पे कुछ आपको इंट्रो दिया हुआ है कि ड्रग्स कौन कौन सी कैटेगरी रहती हैं। जैसे इसमें ओपोइड्स के बारे में पढ़ते हैं, कैनाबियोइड्स के बारे में पढ़ते हैं और कोका एल्केलॉइड्स। इसके अलावा स्मोकिंग से रिलेटेड भी कुछ ड्रग्स रहते हैं जिसमें निकोटिन वगैरह आ जाता है। तो ऐसे कुछ आपको जर्नल आइडिया दिया हुआ है कि ये कैसे कैसे बॉडी को लॉजिकली या साइंटिफिकली इफेक्ट करते हैं, और उसके बेस पे फिर बाद में बताया हुआ है कि किस तरीके से हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। साथ में क्या क्या इफेक्ट रहते हैं ड्रग्स के हमारी बॉडी के ऊपर, बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं, फैमिली के अंदर क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट मिलता है। और उस बेस पे आपको फिर थोड़ा शेयर किया जाता है कि आपकी जो एज है, क्लास में हो आप, इसके अलावा इस एज के अंदर इन चीज़ों से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि एक बार यदि इसके हम एडिक्शन, और एडिक्शन से रिलेटेड भी टॉपिक है वो डिस्कशन में मिलता है, एडिक्शन में चले गए उसके बाद तो हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी इनके बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा ये अवेयरनेस टाइप चैप्टर हम बोल सकते हैं। और साथ में इस चैप्टर में आपको एड्स एंड कैंसर, जो दो हार्मफुल डिजीज हैं, फेटल डिजीज हैं, बहुत ज़्यादा डेथ वर्ल्ड में, उनके बारे में भी आपको बताया हुआ है कि कैसे फैलती हैं, बॉडी में इनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, टेस्ट किया जाता है, डायग्नोसिस की जाती है, इसके अलावा इनके क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो ये आपको माइंड में क्लियर है कि इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट। तो ये जो कॉमन डिजीज दी हुई है शुरुआत ही वहीं से पूछा हुआ है, और इसमें आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी डिजीज का हम वाइडल टेस्ट से पता करते हैं। और ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। वाइडल टेस्ट इसके लिए किया जाता है टाइफाइड डिजीज के लिए, टाइफाइड डिजीज। और इस डिजीज को टाइफाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कुक का नाम था टाइफाइड मैरी, और वो क्या किया, वो काफ़ी टाइम तक, वैसे हालांकि उसका नाम टाइफाइड मैरी बाद में बोला, पहले तो वो मैरी ही थी नॉर्मली, और उसने क्या किया, काफ़ी सालों तक ये डिजीज फैलाने का काम किया, उस टाइम पता नहीं था, और बाद में उसका नाम टाइफाइड मैरी के नाम से भी ये रख दिया गया। तो टाइफाइड डिजीज है, किसके द्वारा फैलती है, ये सैलोमोनेला एक बैक्टीरिया होता है, सैलेमोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया से फैलती है, और इसका टेस्ट किया जाता है जो लैब में हम इसको टेस्ट करके बताते हैं, तो वो वाइडल टेस्ट होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड डिजीज है वो इससे फाइंड आउट की जाती है। सब्सटेंस हिमोजिन रिलेटेड विद द हाई फीवर एंड चिल। हिमोजिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, और ये आपको नाम से पता लग जाना चाहिए किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, मलेरिया डिजीज से रिलेटेड। और मलेरिया डिजीज किससे फैलती है, प्लाज्मोडियम। तो इसका होता है एक प्रकार का हम बोल सकते हैं पैथोजन। और फैलती किससे है, वेक्टर का काम कौन करता है इसमें, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो डिजीज है, जो वेक्टर है, मतलब जो वाहक है इस पैथोजन का एक जगह से दूसरी जगह, जो इस वेक्टर को, इसको हमारे पैथोजन को लेके जाता है, वो रहेगा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। और प्लाज्मोडियम है जो वो क्या करेगा, जब इसकी स्पोरोजोइट्स फॉर्म, स्पोरोजोइट्स एक फॉर्म होती है जब मच्छर काटता है किसी हेल्दी इंसान को, तो स्पोरोजोइट्स उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देता है। और ये स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, पहले आरबीसी को इफेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ये लीवर में चले जाते हैं, लीवर में अच्छा खासा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ये वापस आरबीसी को भी बहुत बड़े लेवल पे डैमेज शुरू कर देते हैं। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को ये डैमेज करके एक हीमियोजिन नाम का सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस, वो क्रिएट करते हैं। और हीमोजिन नाम का सब्सटेंस है, यही फिर क्या करता है, ये सिम्टम्स है, जैसे हाई फीवर, बहुत तेज बुखार हो जाता है, और चिल कंपकपी है, ठंड है वो लगती है बॉडी में। तो हीमोजिन पूछा है किस बीमारी से रिलेटेड है, किस डिजीज से, तो जाहिर सी बात है मलेरिया से ही रिलेटेड है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये यहाँ से क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, लाइफ साइकिल मलेरिया मतलब मलेरिया अपना लाइफ साइकिल किन किन स्टेप्स में पूरा करता है, और वो भी हम आगे के क्वेश्चन में फिर इसका लाइफ साइकिल से रिलेटेड भी डिस्कस। अब हम ये देख सकते हैं क्वेश्चन, मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मीन्स जो बहुत ज़्यादा एक फैटल फॉर्म होती है मलेरिया की,
बहुत ज़्यादा नोटोरियस फॉर्म भी बोलते हैं, जो ज़्यादातर फैलती है। काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, नाम इसने दे दिया जीनस का, कि जीनस तो प्लाज्मोडियम है ही है, स्पीसीज इसकी 4 होती हैं भाई, 4 स्पीसीज आपसे, तो ये 4 स्पीसीज याद रख सकते हो, वाइवेक्स, मलेरिया, ओव्यूल एंड फैल्सी ओवेल और फैल्सीपैरम। और सबसे ज़्यादा मोस्ट जो फैटल फॉर्म है वो फैल्सीफॉर्म, ये सबसे कॉमन होती है, और सबसे ज़्यादा फैलने वाली मलेरिया डिजीज है ना, वो इसी स्पीसीज के द्वारा जाती है। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, और ज़्यादातर इसी के बारे में हम पढ़ते भी हैं, जो प्लाज्मोडियम का अपनी बुक में है, तो लगभग रिलेटेड ही रहता है। चीज भी रहती हैं जो आपसे 2 नंबर में पूछी जाए तो आप लिख सकते हो। द पैथोजन ऑफ जेनेरा, पैथोजन वही क्या होते हैं आपको बताया था, पैथोजन डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वेक्टर क्या होते हैं, जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफर हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं हमारे, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकती हैं, इसके अलावा वॉर्म्स भी हो सकते हैं, वॉर्म्स में फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स, जिनको हम निमेटोड्स भी बोलते हैं, वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये पैथोजेंस से रिलेटेड आपसे पूछा है। जेनरस या जेनरा या जीनस के नाम दे दिए हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्म एपिडर्मोरफाइटन। ये सारी आपकी फंजाई की जीनस दी हुई हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारी बुक के अंदर, रिंग वॉर्म से रिलेटेड डिस्कशन किया हुआ है। तो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जितने भी, में हमारी ये फंजाई के जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद ये बुक से ही, एनसीईआरटी बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन। ऑब्चेरिया बैंक्रोप्टी क्या होता है, एक निमेटोड है, निमेटोड, निमेटोड को अभी बताया था मैंने, राउंड वॉर्म्स भी होता है। और हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है एक एलिफेंटासिस डिजीज, एलिफेंटा इस डिजीज है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक वाउचेरिया बैंक्रोप्टी नाम का राउंड वॉर्म होता है, जो कहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, या फिर हमारी इस पार्ट में लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, जिसके अंदर क्या है, लोअर लिम्स, लेग वगैरह है या एल्विजन है, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह भी क्या कर देते हैं, उनके अंदर ये सर्वाइव करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, ज़्यादा से जगह ऑक्यूपाई करता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी ऑर्गन का साइज है वो बढ़ जाता है। लिम्स वगैरह है, जैसे एलिफेंटासिस, मतलब हाथी पाँव डिजीज भी बोलते हैं, मतलब अपना पाँव है ना वो बहुत मतलब मास गेन कर लेता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा इन बिटवीन द फिंगर्स, यहाँ पे तो हमारे जो रिंग्स, ज़्यादातर फंजाई वगैरह है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जब हमारे फूड में कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन या फिर कुछ हम मान सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं, उसकी वजह से वो डाइजेस्टेबल नहीं होता, यदि हम उसको इनटेक करते हैं तो बॉडी में वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपसे पूछा हुआ है इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा काज होती है ये, एंट अमीबा हिस्टोलिटी का तो अमीबोइसिस डिजीज है वो कोज करता है। हम इसको एक प्रकार से फूड पॉइजनिंग नहीं बोल सकते। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, और ये एक प्रकार का हार्मलेस बैक्टीरिया माना जाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलियम, ब्यूटीलियम क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। आंसर तो हमारा यही है। इसके अलावा डिप्थीरिया, ये क्या है, डिप्थीरिया एक ये भी बैक्टीरिया है, जो कि डिप्थीरिया नाम की डिजीज, डिप्थीरिया से भी हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो डिजीज फैलाता है, गलगो 2 डिजीज भी इसको बोला जाता है। तो सिंपली हमारा जो आंसर रहेगा क्लोस्ट्रीडियम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जब आ जाते हैं आपको थोड़ा सा माइंड में चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबोसिस, अभी बात की थी हमने, अमीबोसिस किसके द्वारा फैलता है, ये हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। ये विल इन्फेक्शन फैलाता है। माउथ में भी जो गम्स हमारे मसूड़े होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होता है, और गम से क्या होती है फिर ब्लीडिंग वगैरह है वो आती है, स्वेलिंग वगैरह है वो भी हो सकती है, इन्फेक्शन फैलाता है गम्स में। अमीबा गिंगिवेलिस गैम्बियस, ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस है वो फैलाएगा, स्लीपिंग। तो कुछ जर्नल से नाम आपको लेने पड़ेंगे, और ज़्यादातर डिजीज से रिलेटेड आपको ड्रग्स और काजेटिव ऑर्गेनिजम्स या सिम्टम्स से रिलेटेड ज़्यादातर याद रखने पड़ जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वो करेक्ट रहेगा। वेक्टर,
और वेक्टर का आपको बताया था क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच स्प्रेड पैथोजेंस ऑफ एन एनी डिजीज, किसी भी डिजीज के पैथोजेंस या फिर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैलाने वाले, ये माइक्रो तो नहीं बोल लेंगे, ये हम बोल सकते हैं, और माइक्रो तो के लिए यूज किया जाता है। तो काला नाम की जो डिजीज है वो किस वेक्टर के द्वारा फैलती है, वो सैंड फ्लाई से फैलेगी। इसके अलावा हाउस फ्लाई वगैरह है तो हम है, बेड बग है, ये खटमल वगैरह होते हैं, ये एक प्रकार के पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं। और लाउस मतलब लीस, लाइस भी बोलते हैं इनको, ये भी क्या है, एक प्रकार का पैरासाइट है, तो सैंड का काम करती हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स द बैक्टीरियल डिजीज, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, इनमें से आपसे पूछ कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनी, ये जो टेटनस है, टेटनी नाम का एक बैक्टीरिया वो फैलाता है। टाइफाइड, टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। ट्यूबरकुलोसिस है एक प्रकार का माइकोबैक्टीरियम है, वो डिजीज फैलाता है। तो बैक्टीरिया ही हैं ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जो फ्लू है, इनके भी आपको कुछ के नाम यदि पता लगे ना, ये वायरल डिजीज होती है, कॉमन कोल्ड वगैरह हम देखते हैं। और इसके अलावा जो मिसेल्स है, ये भी वायरल डिजीज है, वायरस से ही होने वाली डिजीज है। तो यहाँ पे कोई एक डिजीज आपको कॉमन सी ऐसी मिल जाएगी जो वायरस से फैलाने वाली है किसी सेट में, और एक में सारे के सारे आपको मिलेंगे बैक्टीरियल डिजीज। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इनके लिए तो नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल, वही इन्फेक्शियस डिजीज का आपसे पूछा हुआ है, कौन सी है दिया है वो फैल सकती है एक जगह से दूसरी जगह। डायबिटीज जिसको शुगर, वो नहीं फैलती है, वो तो पर्सन की यदि कुछ हमको पता है डायबिटीज में दो टाइप की वैसे तो डायबिटीज होती हैं, लेकिन जैसे जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, तो ये भी पर्सन पे ही डिपेंड रहती है, वो ऐसे फैलती नहीं है। हाइपरटेंशन जिसको बीपी भी बोलते हैं, वो भी नहीं फैलती, पर्सन का एक पर्सन रिलेटेड डिजीज ही हम बोल सकते हैं। क्वासियोरकर एक प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हम बोल सकते हैं डिजीज। हमारा मरासमस होता है जब प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की कमी बच जाती है, तो उससे मरासमस डिजीज होती है। तो ये डिजीज क्या है, नीचे की सारी ये पर्सन पे ही स्पेसिफिक होती है, उसके सिस्टम से रिलेटेड ही रहती हैं। जबकि मलेरिया है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो, इजी सा क्वेश्चन था वैसे ये, एनाफ्लीज मॉस्किटो से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, वेक्टर का काम करता है। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स फैल्सीपैरम, तो वो 4 स्पीसीज उनसे फैलती है। नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप जैसे इस चैनल के साथ कंटिन्यू हैं, ऐसे ही एक चैनल आपके लिए स्पेशली प्रोवाइड किया हुआ है, बायोलॉजी बाय दीपक नैन, ये पर्सनल चैनल रहेगा। और इस पे आपको बहुत सारा कंटेंट है जो 9th 10th और 9th 10th का तो आपको कंप्लीट साइंस सिलेबस है, वो अच्छे से बिल्कुल डिटेल वे में आपको करवाया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल सेशन वाइज करवाया हुआ है, जिस तरीके से आप पार्ट वाइज पढ़ते हो। और साथ में 11th 12th का कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस विद प्रॉपर नोट्स, अट्रैक्टिव नोट्स की फॉर्म में आपको। और नोट्स भी अच्छी बात है कि वो आपको जो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, कोई चार्ज वगैरह आपसे नहीं लिया गया है। साथ में इस चैनल पे आपको फिलहाल 700+ वीडियो सेशन मिलेंगे, और साथ में उन वीडियो सेशन की खास बात क्या है, उनके लिए बिल्कुल एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जैसे आप इसको सर्च करोगे चैनल के अंदर का कंटेंट, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपके 12th क्लास में 1 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, या फिर किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, उस बेस पे भी आपको टॉपिक्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। और साथ में इस चैप्टर पे आपको बहुत ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट है, वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और ये ऊपर का जो इंट्रो है वो आप पढ़ सकते हो मेरे बारे में। इसके अलावा आप ये भी अलग अलग जो मीडिया के रिसोर्सेज हैं, यहाँ से आप में या रह सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म्स हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज, कई तरीकों से हेल्थ को डिफाइन किया जाता है, और आप सही डेफिनेशन दी हुई हैं कि किस बेस पे हम सही तरीके से हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, हालांकि इसका तो हमने डिस्कशन शुरुआत में ही कर लिया था। ये तीनों एस्पेक्ट में पर्सन वेलबींग होगा तभी हम उसको हेल्दी बोलेंगे। और स्टेटमेंट आप देख सकते हो, फनी सी स्टेटमेंट आपको मिलेंगी। हेल्थ इज सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मतलब पैसे वाइज अच्छा हो किसी को हेल्थी नहीं बोल सकते हम। हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस,
क्या पता कितने दर्द छुपाए हुए हो स्माइलिंग फेस के पीछे, तो उसको भी हम हेल्दी नहीं बोल सकते। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन ए बैलेंस्ड कंडीशन। तो बॉडी और माइंड से हम उसको टोटली हेल्दी नहीं बोल सकते। इस टाइप का एक क्वेश्चन देखेंगे भी हम कि मेंटल और फिजिकली ये बंदा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट उसके अच्छे आते हैं। टेस्ट मतलब ये नहीं कि जो आपके स्कूल के टेस्ट, मतलब ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं लैब के अंदर किए जाने वाले टेस्ट, उसको कोई भी डिजीज है वो नहीं मिलती है, अनहेल्दी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों स्टेट, ये तीनों स्टेट ही जब हेल्दी होएगा तो उसी को हम टोटल हेल्दी बोल, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के साथ। हम पढ़ते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच काज द डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। तो ये तो हम पढ़ भी चुके हैं, ऑर्गेनिज्म जिनसे डिजीज होती है, कारण बनते हैं, ना कि ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने वाले तो वेक्टर होते हैं। ये दोनों के बीच में मैं बार बार आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि पूछा क्या जाता है वो जरूर ध्यान देना आपने। तो यहाँ पे पैथोजन से रिलेटेड आपसे पूछा हुआ है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। वेक्टर क्या होते हैं ये बता ही दिया मैंने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं डिजीज को। इंसेक्ट क्या होंगे, इंसेक्ट आपके एक प्रकार के वेक्टर्स का काम कर सकते हैं। और वॉर्म्स क्या हैं, वॉर्म्स में जैसे आपको बताया था फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स, ये भी हमारी बॉडी में डिजीज है वो कोज कर सकते हैं। फ्लैट वॉर्म में जैसे लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक है, ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं। इसके अलावा राउंड वॉर्म्स में निमेटोड्स बताया था आपको, निमेटोड्स वाउचेरिया बैंक्रोप्टी एक प्रकार का निमेटोड है जो कि एलिफेंटासिस डिजीज कोज करता है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा एक जैसे जीके टाइप में ये रहना चाहिए कि जर्नल सा आइडिया जरूर होना चाहिए। जरूरी नहीं है आपको हर चीज को रटना ही है, माइंड में थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लेके यदि चल पड़े ना, वहीं से आपके क्वेश्चन सोल्व होते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। पढ़ाई था हमने, दो प्रकार की डिजीज होती हैं। तो इसमें आपसे इन्फेक्शियस डिजीज के पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैंसर है जैसे, ये भी एक पर्सन स्पेसिफिक होती है। क्या होता है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ को बोला जाता है, अनकंट्रोलेबल या अनकंट्रोल्ड भी बोल सकते हैं। ग्रोथ ऑफ सेल्स, जब हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है ना अनकंट्रोलेबली बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए कैंसर होता है। और ये पर्सन पे ही डिपेंड करता है, ये फैलता नहीं है। एलर्जी क्या है, एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है फॉरेन मटेरियल्स के प्रति, थोड़ा सा फॉरेन मटेरियल गया नहीं, बॉडी ने अपनी तामझाम है वो शुरू कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेती है और तबाही मचा देती है थोड़े से एक एंटीजन के लिए। जिससे क्या होता है, एंटीजन का तो कोई नुकसान नहीं होता, हालांकि वो तो बीमारी फैला भी नहीं रहा था हमारी बॉडी में, वैसे ही घूमने फिरने के लिए गया था। लेकिन हमारी बॉडी क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर लेती है, जिसकी वजह से खुद का ही डैमेज कर देती है। जैसे बोलते हैं ना, गुस्सा में सामने वाले का इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा खुद का होता है, वही चीज़ होती है एक प्रकार की। एलर्जी में हमारी बॉडी खुद का नुकसान ज़्यादा कर लेती है। और इसके अलावा एलर्जी में हम कई बार इसको स्किन एलर्जी से रिलेटेड समझ लेते हैं। स्किन एलर्जी हालांकि फंगल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर कम्युनिकेबल आपको मिल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली केस में बॉडी में एलर्जी कई रीजन्स की वजह से हो सकती है, जैसे धूल वगैरह की एलर्जी है, हो सकता है किसी पर्सन में हो, दूसरे पर्सन को इफेक्ट भी ना डाले वो, तो ये एलर्जी भी आपकी एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती। स्किन एलर्जी या स्किन डिजीज कुछ होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, वो जरूर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकते हैं। स्मॉल पॉक्स है, ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज आपको पता है किसी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। और फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये भी आपकी क्या है, वायरल डिजीज है, कम्युनिकेबल है। तो सेकंड और फोर्थ हमारा सही रहेगा, ए ऑप्शन की तरफ हम बढ़ जाएंगे, जबकि फर्स्ट और थर्ड है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, स्पोरोजोइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे। स्पोरोजोइट्स वही जिसको बोला जाता है मोस्ट, हमारे ब्लड के अंदर इंसर्ट कर देती है, ब्लड में वो आरबीसी को इफेक्ट करता है, आरबीसी फिर वो लीवर में जाएगा और देता है उसी, वही एक टॉक्सिक। यहाँ पे सिंपली हमारा जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करेगा सिंपल एसेक्सुअल मोड में। तो यहाँ पे जो भी रिप्रोडक्शन करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो रहेगा किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन के अंदर।
यहीं पे फिर क्या होएगा, लीवर इसमें आरबीसी में ही वो कुछ गैमेट्स वगैरह है वो बना लेता है, फीमेल एंड मेल गैमेट्स। और जब अब कोई भी मॉस्किटो आएगा, एनाफ्लीज मॉस्किटो, वो जब सक करेगा ब्लड तो ये गैमेट्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं, और गैमेट्स क्या करेंगे फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे करेंगे, उसकी गट के अंदर। गट मतलब जो उसकी स्टमक वगैरह है, एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो जो फॉर्म्स हैं स्पोरोजोइट्स फॉर्म, वो फिर उसकी सलेवरी ग्लैंड्स में आ जाती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। और सलेवरी ग्लैंड्स में जब लार सिक्रीट होते हैं उनकी बॉडी में या माउथ में, तो जैसे ही सक करेगी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ब्लड को सक करने के लिए अपनी ट्यूब है इंसर्ट करेगी, उस ट्यूब के साथ जो सलाइवा है वो स्पोरोजोइट्स को लेके हमारी ब्लड के अंदर है वो आ जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, इसको हम सिंपली पैरासाइट नहीं बोल सकते। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पैरासाइट होता है नहीं होता। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमने 10th में पढ़ा हुआ है, पैरासिटिक एसोसिएशन अपनी 12th में भी आती है वैसे तो, जिसके अंदर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करता है और अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान करता है। हालांकि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ब्लड जरूर सक करती है, लेकिन ये किसके लिए करती है, oogenesis। इसके अंदर जो ओवम फॉर्मेशन होती है ना, एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है ये भी। और oogenesis ओवम फॉर्मेशन के लिए इसको ब्लड के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं उनकी जरूरत रहती है। तो यहाँ पे फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो अपने फूड पर्पजेज के लिए ब्लड सक नहीं करती। और इसके अलावा यदि हम मेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की बात करें, एनाफ्लीज मॉस्किटो ये कभी भी ब्लड सक नहीं करता है। और खासकर जितने भी हम मच्छर खाने वाले मच्छर ज्यादातर होती हैं, क्योंकि उनको oogenesis के लिए ब्लड की जरूरत होती है। मेल के पास तो जाहिर सी बात है, जो पर्सिंग पर्सिंग और सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं ना, वो तो इसके अंदर अपसेंट ही होते हैं, मतलब उनके पास कोई सुई जैसा सब्सटेंस या फिर माउथ के ऊपर पार्ट ही नहीं होता जिससे वो ब्लड वगैरह सक कर सकें। तो फीमेल्स में भी आपसे पूछा जा सकता है इन्हीं को क्यों जरूरत होती है, क्या मेल भी कट करते हैं क्या? मेल आपको बाइट नहीं करते हैं, सिंपली फीमेल्स करती हैं। रीजन मैंने बता दिया है क्या रहेगा। काज द इन्फेक्शन व्हेन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट आर फॉर्म्ड इन। तो जो स्पोरोजोइट्स है ना वो कहाँ बनते हैं, ये नहीं पूछा कहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं, बनते कहाँ पे है, मैंने बता दिया। स्पोरोजोइट्स हैं वो सलेवरी ग्लैंड्स वगैरह है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, या फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है, पहुँचते हैं। और इंटेस्टाइन से तो कोई रिलेशन है ही नहीं है, इंटेस्टाइन ऑफ ये बोल सकते हैं गट ऑफ मॉस्किटो, वहाँ पे जरूर फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है। इसके अलावा आरबीसी ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो की आरबीसी से तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इसका, हमारे ह्यूमन की आरबीसी को जरूर इन्फेक्ट करते हैं। लीवर ऑफ ह्यूमन वहाँ पे बनते नहीं है, वहाँ पे तो गैमेट्स बनते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो, मल्टीप्लीकेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो शो करते हैं। तो गैमेट्स भी बल्कि आरबीसी के ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ये चिकनगुनिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके द्वारा फैलता है चिकनगुनिया, ये एडिज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, एडिज। और इसी के अंदर आपको याद रखना है, एडिज मॉस्किटो आपका डेंगू डिजीज है उसको भी फैलाने का काम करता है। अलग अलग स्पीसीज होती हैं, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो देख लिया हमने, मलेरिया फैलाता है। इसके अलावा हाउस फ्लाई है, ये हमारी जो डिजीज हैं जैसे कि अमीबोइसिस डिजीज है उसको फैलाने का काम करती है। कॉकरोच वगैरह ये वेक्टर का काम करता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह करवा सकता है कुछ बैक्टीरिया वगैरह को लेके आके, तो ये भी एक प्रकार के वेक्टर का ही काम करेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यदि आइडिया रहेगा इस चैप्टर में, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे, वहीं से आप क्वेश्चंस की तरफ अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। आज के सेशन के लिए हमारे 15 क्वेश्चन ही रहेंगे। इसके फर्दर सेशन में पार्ट 2 में हम 16 to 30 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट पार्ट में हम 31 से 45 क्वेश्चन इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और इस MCQ सीरीज में आपको जस्ट एक ट्रिक्स है वो बताई जाती हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को एक ईजी वे में उसको हैंडल करके और उसके कैसे ऑप्शंस की तरफ अप्रोच कर सकते हो। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।